नंबर 7। तो इसमें आपके पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-3। तो आपको फाइंड आउट करना है एफ प्लस जी। एफ प्लस जी, एफ प्लस जी का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। एफ प्लस जी का क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी को प्लस कर दीजिए। तो सिंपल आपको प्लस कर देना, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन, और एफ जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स कर लो इसको, जी ऑफ एक्स है ये, जी ऑफ एक्स ये कितना है 2x-3। प्लस कर लेंगे दोनों को, x में से x, x प्लस 2x हो गया 3x, -3 और 1 कितना हो गया -2। तो ये आंसर आ जाएगा आपका f प्लस जी का। f माइनस जी में सिंपल आपको माइनस कर देना, मैं डायरेक्टली माइनस कर रहा हूँ, x प्लस वन -2x प्लस 3, साइन चेंज हो जाएगा। इससे इसको किया -x, 3 प्लस 1 किया 4। तो आपका f माइनस जी ये आ गया। f ऑफ g सिंपल डिवाइड करना है आपको, तो x प्लस वन डिवाइड बाई 2x-3। तो यही आपके क्या हो जाएंगे आंसर, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। f इज इक्वल टू 1,1, 2,3, 0,-1, -1, -3 be a function from z to z defined by f of x is equal to ax plus b for some integer a, b। ठीक है ना, डिटरमाइन a और b की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, देखो फंक्शन गिवन है हमें, कोई छोटा सा लिख लेता हूँ एक चीज मैं आपको समझाने के लिए। कोई फंक्शन गिवन है 1 to 1 है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और इन ऑर्डर्ड पेयर से हमें क्या चीज पता चलती है कि जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर है ये तो है इनपुट, और दूसरा वाला है आउटपुट। और जो आउटपुट होता है वो आपको पता है वो होता है फंक्शन, और जो इनपुट होता है वो होता है एक्स की वैल्यू। तो जैसे मैं ये दो ही उठा लेता हूँ, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर 1,1 की मैं बात करूं, तो इससे मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी 1 ही आई। और इससे मैं इक्वेशन बना सकता हूँ गिवन फंक्शन में से। तो अगर एफ ऑफ एक्स मेरा 1 है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पे, तो ये फंक्शन मेरा क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 पुट कर सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी में एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लो, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी। ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब सेकंड ऑर्डर्ड पेयर आप उठा लीजिए, अब उठा लीजिए आप सेकंड ऑर्डर्ड पेयर। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर हमारा कौन सा है, 2,3। 2,3 का मतलब क्या है, दैट एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3, और एक्स की वैल्यू क्या है 2। ठीक है। अब फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 माइनस कर लो। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस करेंगे, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से माइनस करेंगे। सेकंड इक्वेशन माइनस हो रही है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल, ए 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर a की वैल्यू 2 है तो कहीं भी पुट कर दो आप, a की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। a की वैल्यू 2 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और यही आपके आंसर्स हैं। ठीक है, a की वैल्यू 2 पुट करोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके 1 - 2 हो जाएगा, -1 आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट r बी द रिलेशन फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई a, b सच दैट a, b belongs to natural numbers and a is equal to b square। ठीक है, ओके। तो देखो एक ऑर्डर्ड पेयर गिवन है आपको, एक रिलेशन का आपको ऑर्डर्ड पेयर गिवन है a, b, लेकिन उसने कंडीशन दी है दैट a, b शुड बी नेचुरल नंबर्स एंड वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, दैट a की वैल्यू b का स्क्वायर होगी। एग्जाम्पल के लिए एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, अगर आप कोई ऑर्डर्ड पेयर लेना चाहते हैं इस रिलेशन r का a, b, जहाँ पे a इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो अगर मैं b3 लेता हूँ ना तो a3² 9 होगा। तो ये इस रिलेशन का ही एक ऑर्डर्ड पेयर है। एक और लेके दिखा देता हूँ, अगर आप 2 ले रहे हो b,
बी मतलब बाद वाला, ए मतलब पहले वाला ऑर्डर्ड पेयर में, टू लेते हो तो ये फोर होगा। तो इस तरह से आपके ऑर्डर्ड पेयर्स चलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन दैट ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपको थ्री स्टेटमेंट्स गिवन है एंड यू हैव टू टेल दैट ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं अब ये ट्रू है फॉल्स है। फर्स्ट देख लेते हैं, देखिए उसने बोला है एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल भी आ सकते हैं, चेक करके देख लो। क्या किसी न, और सभी आने चाहिए, ऐसा नहीं है एक एक आ गया तो आप बोलेंगे कि ये ट्रू है, सभी के लिए वो चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। तो देखो मैं अगर बी की वैल्यू वन ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर सेटिस्फाई कराना है, बी की वैल्यू अगर मैं वन ले लेता हूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर वन होता है, बी का स्क्वायर लेना है तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, वन कोमा वन, ये तो सेटिस्फाई हो रही है। नहीं, और भी चेक करो आगे, टू वैल्यू देखो, टू का वैल्यू लिया, टू का स्क्वायर कितना होता है फोर, तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, नो। तो अगर एक पॉइंट पे भी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स। क्लियर होगी बात। अब सेकंड को देख लेते हैं यहीं पे फटाफट से। अब सेकंड में क्या है, दैट ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू द रिलेशन जो डिफाइंड है क्वेश्चन में, implies that it implies that b कॉमा a also belongs to this relation। बहुत सिंपल है, फिर चेक करके देख लो। सेटिस्फाई तो यही कराना है हर किसी के लिए, क्योंकि ये रिलेशन की कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। तो कोई भी चीज लेके देख लो, बी की वैल्यू अगर आपने थ्री ले ली तो ए की वैल्यू बनेगी नाइन। अगर ये तो रिलेशन में है, लेकिन हमें ये चेक करना है क्या इसको रिवर्स करने पे भी रिलेशन में आ रही है चीजें। अब मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स करके लिखने वाला हूँ, रिवर्स करके लिखूंगा तो ये थ्री कॉमा नाइन बन जाएगा। अब ये कंडीशन देखो रिलेशन की सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। नाइन का स्क्वायर होना चाहिए पहले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल, तो नाइन का स्क्वायर तो 81 आता है ना, 81 इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो हमारी रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो सेकंड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, फटाफट से थर्ड वाला चेक कर लेते हैं भाई। ओके, द थर्ड वाला इज दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसका मतलब कि ए कॉमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो देखते हैं क्या ये ठीक है या नहीं। ए और सी कहाँ पे हो गए, आपका पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सी एलिमेंट, सेकंड वाला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही कंडीशन सेटिस्फाई करानी है हर किसी में, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है रिलेशन की कंडीशन। ठीक है, चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो देखो पहला ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी मैं ले लेता हूँ, क्या ले लूँ बताओ, ये मैं ले लेता हूँ 81। अब 81 ले लिया मैंने बी, तो ए कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर होना चाहिए। ए ले लेता हूं मैं 81, ए अगर मैं 81 लूंगा तो बी कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, ए कॉमा बी, ए की वैल्यू 81, बी की वैल्यू 9। अब मुझे लेना है बी कॉमा सी, बी कॉमा सी मतलब इसका सेकंड और इसका फर्स्ट इक्वल है, तो इसका सेकंड क्या है, 9। 9 ले लिया। अब देखो 9 है तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग ए कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ए क्या है मेरा, 81, सी क्या है मेरा, 3। तो अब देखते हैं 81 कॉमा 3 दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन और नॉट। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए के अकॉर्डिंग, तो बी क्या है, थ्री, थ्री का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9, एंड 9 इज नॉट इक्वल टू 81। तो यहाँ पे तो रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट 81 कॉमा 3 इज डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो यहाँ पे थर्ड वाली जो कंडीशन है ये भी हमारी फॉल्स हो जाती है। इसका मतलब ए कॉमा सी विल ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। एग्जाम्पल लेके मैंने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16। तो एफ के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर। और सेकंड है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखो फर्स्ट वाला देख लेते हैं पहले,
किसी भी रिलेशन को चेक करने के लिए आपको चेक करने हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर ऑर्डर्ड पेयर्स, इफ ordered pairs belongs to all the elements, ओके, तो आपका रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। जैसे देखो ए के एलिमेंट्स क्या हैं, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। बी के एलिमेंट्स क्या हैं 1 5 9 11 15 16। अब इनके ऑर्डर्ड पेयर्स चेक करो आप क्या क्या बन रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। 1 5, 1 और 5, 1 इसमें है 5 इसमें है, बिल्कुल है। 2 9, 2 इसमें है 9 इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 1, 3 इसमें है 1 इसमें है। 4 5, 4 इसमें है 5 इसमें है। 2 11, 2 इसमें है 11 इसमें है। मतलब जो भी फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स ए और बी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो f है वो एक रिलेशन में डिफाइंड है ए टू बी में। f इज इन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट f इज ए सबसेट ऑफ a क्रॉस b। और a क्रॉस b क्या है आपके, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो रिलेशन तो है यस, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट ए और बी में हमें मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आ गया है। अब देख लेते हैं सेकंड बात, f इज ए फंक्शन। ये चेक करना है हमें, ये हमें चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन होती है, देखो ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है ना, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में ही हमें ये चेक कर लेना है कि किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की कोई दो इमेज तो नहीं आ रही है। किसी भी फर्स्ट एलिमेंट की कोई दो इमेज तो नहीं आ रही है, क्योंकि हमें पता है ए फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is having a unique image in set B। तो सेट B इन ऑर्डर्ड पेयर्स में, पहले मैं ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेता हूं यहाँ पे एक बार। ऑर्डर्ड पेयर्स में ये है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स 1 5 2 9 एंड 3 1 एंड 4 5 एंड 2 11। इन ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये तो सेट ए के एलिमेंट है, और जो सेकंड नंबर पे एलिमेंट लिखे हुए हैं 5 9 1 5 11, ये सारे कैसे हैं, सेट बी के एलिमेंट है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो देखो 1 की 5 है, तो 5 किसी और की तो नहीं है, बिल्कुल है, 4 की भी आ रही है। 2 की इमेज 9 है और 2 की इमेज 11 भी है। तो यहाँ पे तो बात गड़बड़ हो गई, यूनिक इमेज तो आ ही नहीं रही। तो हम ये कह सकते हैं दैट here do not exist a unique image of X of set A in set B। मतलब यूनिक इमेज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एवरी इमेज इन सेट बी शुड हैव अ प्री इमेज इन सेट ए। तो देखो जैसे यहाँ 5 की 4 है, यहाँ पे 5 की 1 भी है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट एफ बी द सबसेट, एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड। ये दोनों बातों का मतलब सेम है, ठीक है। और f की वैल्यू आपको क्या गिवन है, f की वैल्यू डिफाइंड है ए बी, ए प्लस बी, दैट इज a कॉमा बी आपके इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है दैट f इज ए फंक्शन डिफाइंड है जेड टू जेड पे या नहीं। तो a और b की कुछ वैल्यूज लेट करके देख लेते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ, a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2। तो 1 और 2 पुट करेंगे हम, ठीक है। तो ये तो इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। तो ए और बी अगर मैंने पुट करी तो पहला पेयर क्या बनेगा, हमारा पहला पेयर बनेगा 1 × 2 कॉमा 1 + 2, पहला पेयर बनेगा।
और पहला पेयर जो बना ये बना हमारा 1,3। ठीक है, अब मैं पुट कर लेता हूँ वैल्यूज, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू -2। क्यों माइनस कर लिया? क्योंकि ये जो फंक्शन है इंटीजर्स पे डिफाइंड है, जेड जेड इंटीजर्स, और इंटीजर्स तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो मैंने नेगेटिव पे लेके देखा। तो बस यहीं पे वैल्यूज पुट करके मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। वैल्यूज जब मैं पुट करूंगा तो मेरा पेयर क्या बनेगा, ए बी, मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई -2 कॉमा -1 प्लस -2। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा -1 मल्टीप्लाई -2 कितना आ जाएगा मेरा, +2 कॉमा -1 और -2 को प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, +3। कितना आ गया, प्लस सॉरी -3। कितना आ गया, -3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 का इमेज 3 है, यहाँ पे 2 का इमेज -3 है, मतलब यूनिक इमेज आ रही है अभी तक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या लेके देख सकता हूँ, अब 2 और 6 लेके देख लो, ए की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू 6 ले ली, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनने वाला है, 12,8। अगर मैं माइनस में ले लेता हूँ -2 और -6, तब कितना बनेगा, 12, -8। तो देखो 12 की इमेज 8 भी आ रही है, 12 की इमेज -8 भी आ रही है। तो यूनिक इमेज, नो यूनिक इमेज, नो यूनिक इमेज ऑफ एक्स इज ओके, कोई भी यूनिक इमेज यहाँ पे नहीं होगी। सो हेयर वी कैन से दैट देयर इज नो यूनिक इमेज एग्जिस्ट हेयर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब इंटीजर्स टू इंटीजर्स, इस कंडीशन पे। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा, नो फंक्शन is not defined in this case। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास है, ए हमारे एलिमेंट्स हैं, एक सेट है 9 10 11 12 13, और फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है ए टू एन। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, दैट एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस एन। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन गिवन है दैट एफ ऑफ एन, जो ये फंक्शन निकल के आएगा, इट शुड बी द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। ठीक है, तो यहां से अब हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है एफ की। ठीक है, तो इनपुट ये है, आउटपुट ये है। तो इनपुट क्या है, ए। ए हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट ही उठा लेते हैं 9। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर किया, क्या आएगा, 3। 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, कभी इसको ऐसे करके 1 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो 3 इसका एक हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आएगा। तो देखो ऑर्डर्ड पेयर बना लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हम बनाएंगे किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट है हमारा सबसे पहला एलिमेंट 9। 9 पुट करने पे आउटपुट क्या आएगा, हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ 9 3। क्लियर हो गया, नेक्स्ट पे आ जाओ। 10 पुट करेंगे अगर, तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 5। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 11। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 3। 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा, 13। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स बन गए। ऑर्डर्ड पेयर्स में जो सेकंड एलिमेंट होता है वही तो आपकी रेंज होती है। तो आपकी रेंज यहाँ पे क्या आ जाएगी, रेंज आपकी आ जाएगी 3 5 11 13, सॉरी 3, ये 3 है ना, और लास्ट में 13। तो 3 5 11 3 एंड 13, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी आ गई रेंज। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरी होती है।
आई होप आपको सारे डिटेल सॉल्यूशन अच्छे लगे हों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।